नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। एक नए हफ्ते की शुरुआत आज के एपिसोड से हम करने जाएंगे। तो शुरू करेंगे हम हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। ग्लोबल इकोनॉमी रिलेटेड एक ही न्यूज है, उसके अलावा हम सिर्फ रिजल्ट्स मेनली कवर करेंगे। देयर आर नॉट अदर सब्सटेंशियल न्यूज जो कवर करने लायक होंगी फॉर दिस वीडियो। तो मेनली हम रिजल्ट्स की ही बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स फ्राइडे एंड सैटरडे को आए थे, तो उनकी हम बात करेंगे। एंड विल स्टार्ट विद ग्लोबल इकोनॉमी फर्स्ट। तो ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे पहली न्यूज है अबाउट द गोल्ड। नाउ गोल्ड का जो ट्रेंड दिख रहा था पिछले कुछ हफ्तों से, उसमें गोल्ड की प्राइस काफी बढ़ती हुई नजर आई, तो वो थोड़ी सी स्टैग्नेट हो गई इन द लास्ट वीक। एंड कहा जा रहा है कि मेनली इसका रीजन यूएस इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है उसी वजह से है। तो गोल्ड के प्राइसेस पिछले हफ्ते में एक पहला हफ्ता रहा इन लॉट ऑफ लास्ट फ्यू वीक्स। 5-6 हफ्तों में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड के प्राइसेस स्टैग्नेट हो गए हैं फॉर फॉर दैट पर्टिकुलर वीक। एंड मेनली यही रीजन बताया जा रहा है कि यूएस इन्फ्लेशन जो राइज होता हुआ दिखा, उस वजह से उसके कुछ रीजंस उस वजह से हो सकते हैं। तो यूएस ने थर्सडे के बाद फ्राइडे को भी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीसीई का डेटा जो है वो रिलीज किया, जिसके मुताबिक प्राइस इंडेक्स जो है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 0.3% लास्ट मंथ, विच इज इन लाइन विद फोरकास्ट। ओवरऑल जो प्रिडिक्शंस या एस्टिमेट्स थे उन्हीं के लाइंस पर हुआ है। पर ये जो डेवलपमेंट है दैट इज अनलाइकली टू चेंज द स्टांस, चेंज द एक्सपेक्टेशन कि फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट सितंबर तक नहीं करेगा। वो स्टांस में कोई बदलाव करंटली नजर नहीं आ रहा एज पर दी इंडेक्स नंबर्स जो अब तक आए हैं। तो यूएस के ट्रेजरी के जो यील्ड्स थे वो पहले गिरे जब ये डेटा रिलीज हुआ, लेकिन उसके बाद जनरली जब यूएस के यील्ड्स गिरते हैं तो इससे बुलियन या फिर गोल्ड जैसा जो कमोडिटी है दैट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव। लेकिन मोर मोर ओवर अगर हम देखें तो गोल्ड को एक ट्रेडिशनली एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जा रहा है। तो ऐसे में हायर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो गोल्ड जैसे एसेट क्लास की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी रिड्यूस कर देते हैं। तो करंटली जो एक्सपेक्टेशंस फैक्टर इन होना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन साल के शुरुआत में यह था कि मार्च तक शायद रेट कट आ जाएगा। फिर मई जून ये सब एक्सपेक्टेशंस जो है वो फैक्टर इन होने लगी। करंटली ऐसा ऐसा लग रहा है कि शायद सितंबर तक रेट कट की बात नहीं होगी फ्रॉम द यूएस फेडरल रिजर्व। तो ऐसे में जो यील्ड्स है वो मोर और लेस अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर है। एंड ऑब्वियसली इस वजह से गोल्ड के जो प्राइसेस है वो थोड़े से होल्ड पर आते हुए नजर आए हैं। अब बढ़ते हैं हम सीधा स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर। तो स्टॉक वाइज अपडेट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स की। तो सैटरडे को रिजल्ट्स डिक्लेयर किए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, जहां पर Q4 का उनका जो प्रॉफिट है दैट हैज कम डाउन बाय 10%। प्रॉफिट का ओवरऑल नंबर 724 करोड़ रहा। एंड इसका मेन रीजन यही है कि हायर प्रोविजंस इस क्वार्टर में बुक किए हैं बैंक ने। अगर हम प्रॉफिट को कंपेयर करें ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी दिसंबर के क्वार्टर से कंपेयर करें, तो ये प्रॉफिट्स 1.25% से बढ़े हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10% से घटे हैं। अगर हम देखें कि जैसा कि मैंने कहा प्रोविजंस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी दिखी है, जिस वजह से प्रॉफिट्स कम होते हुए नजर आए। टोटल इनकम अगर हम देखें तो वो बढ़ा है टू 9,861 करोड़। ये फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY24 के नंबर्स थे, जबकि कंपैरेटिव क्वार्टर में यानी Q4 ऑफ FY23 में ये 7,822 करोड़ रहे थे। ग्रॉस एनपीएस की अगर बात करें तो वो भी कम होते हुए नजर आए एट 1.88%, जो अच्छी बात है किसी भी बैंक के लिए। तो 1.88 एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस रहे। इसको अगर हम कंपेयर करें मार्च 23 के क्वार्टर्स में, तो उस क्वार्टर में इनका नंबर था 2.51%। तो मेन टॉकिंग पॉइंट यही रहा है कि प्रोविजंस बढ़ गए हैं, जिस वजह से हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस आज मार्केट में गिरता हुआ नजर आए। प्रोविजंस जो है वो 10.22% ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़े हैं। एंड ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस ये प्रोविजंस 50% से बढ़ते हुए नजर आए। तो आज ये देखना होगा कि किस तरह से मार्केट इस चीज पर रिएक्ट करता है। आईसीआईसीआई बैंक अनदर बैंकिंग कंपनी की बात करेंगे जिनके रिजल्ट्स Q4 के डिक्लेयर हुए थे। नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 18.5%। असेट क्वालिटी अभी भी हेल्दी नजर आ रही है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने जो टोटल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY24, उसका फिगर रहा 11,672 करोड़, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये 9,800 करोड़ रहा था। अगर कोर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो 8.1% से बढ़ा है। एंड ऑन अ 16.8% ग्रोथ इन लोन्स एंड मार्जिन कंप्रेशन। तो वो सारी चीजें देखते हुए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.4% रहा। अगर असेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस बैड लोन्स रेशियो जो है यानी ग्रॉस एनपीए रेशियो है दैट हैज नैरोड टू 2.16%।
जबकि Q4 ऑफ FY23 में 2.3% रहा था। आईसीआईसीआई बैंक जैसी बैंक ने काफी कंटिन्यूअस एसेट क्वालिटी पर ध्यान दिया हुआ है पिछले अगर कुछ सालों से। अगर आप देखोगे 5 साल पहले एसेट क्वालिटी कंसर्न्स ऐसी आईसीआईसीआई बैंक के लिए काफी मेजर हुआ करते थे, तो वो काफी एक कंटिन्यूअस वे में उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है कि इस रेशियो को कम करें एंड एसेट क्वालिटी को ज्यादा बढ़ाते रहें। फंड रेजिंग के बारे में भी उन्होंने बात की रिजल्ट्स के साथ साथ। तो फंड रेजिंग उन्होंने अनाउंस किया है बाय बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ डेट सिक्योरिटीज, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के फॉर्म में होंगे। डोमेस्टिक मार्केट्स में ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का ये फंड रेज करने वाली है आईसीआईसीआई बैंक, विच विल बी इन द वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड इसी के साथ कुछ ओवरसीज मार्केट में को भी टैप करने वाले हैं वो, टू द ट्यून ऑफ $1.5 बिलियन, यानी लगभग 12,000 12 साढ़े 12,000 करोड़ का जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है उनके थ्रू वो फंड रेस ओवरसीज मार्केट से भी करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगेन एक फाइनेंशियल कंपनी के रिजल्ट्स की बात करेंगे हम। एसबीआई कार्ड्स के Q4 रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे फ्राइडे को, जिनके हिसाब से उनका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ गया है बाय 11% टू 662 करोड़। अगर हम इनके ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस की बात करें तो वो थोड़े से डिटियोरेट होते हुए नजर आए, यानी ये जो ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीए नंबर है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, मतलब असेट क्वालिटी थोड़ी सी पुअर होती हुई नजर आई है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 2.76% ये इनका ग्रॉस एनपीए था, जबकि नेट एनपीए 0.99% रहा। कंपैरिजन में ये 2.35% था एंड 0.87% था इन द Q4 ऑफ FY23। इंटरेस्ट इनकम जो है वो 28% से बढ़ा है इस क्वार्टर में टू 2,139 करोड़। फीस एंड कमीशन के बेस पर जो इनकम आता है बैंक को, इनकम आता है कंपनी को, तो वो 6% से बढ़ गया है टू ₹2,200 करोड़, कंपेयर टू 2,090 करोड़ इन Q4 ऑफ FY23। एचसीएल टेक ने भी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे। इनफैक्ट अगर आपको आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उन पर एक फ्लेवर जानना है, तो जो सत्संग फ्राइडे को हुआ था उसमें गौरव सर ने जो इनिशियल पार्ट बताया था, वहां पर आईटी सेक्टर के बारे में काफी अच्छा फ्लेवर बताया गया था, बिकॉज बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं आईटी सेक्टर में। एंड एक तरीके से जो ट्रेंड नजर आ रहा है उस पर वहां पर काफी अच्छी डिस्कशन उन्होंने वहां पर किया था। लेकिन एचसीएल टेक के Q4 रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट वाज फ्लैट। काफी फ्लैट रिजल्ट्स ओवरऑल बेसिस पर अगर हम देखें तो बैरली 0.1% का इंक्रीज दिखा है इन द नेट प्रॉफिट नंबर। ऑल्दो रेवेन्यू जो है कंपनी का वो 7% से बढ़ा है ऑन ईयर बेसिस। एचसीएल टेक जो कंपनी है उनका अगर हम लार्जली देखें क्वाइट इन लाइन विद अदर आईटी कंपनीज एज वेल। आईटी कंपनीज में अगर आप देखोगे तो सारे रिजल्ट्स काफी म्यूटेड रहे हैं। बहुत सारी जो मूवमेंट आई है स्टॉक प्राइसेस में वो सिर्फ गाइडेंस के तौर पर आई है। तो बहुत सारे कंपनीज ने गाइडेंस बेटर बताया है फॉर दी अपकमिंग ईयर्स लाइक टेक महिंद्रा। तो अगर एचसीएल टेक के प्रॉफिट की बात करें तो अगेन लार्जली म्यूटेड एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बात करें तो वो डिक्लाइन हो गया है बाय 8.4%। उसका रीजन ये है कि टेक में जो स्पेंडिंग है वो उनके क्लाइंट्स की काफी कम हो गई है। मैक्रो ओवरहैंग बहुत है करंटली। दैट मीन्स कि यूएस में भी रेट्स काफी बढ़ते हुए दिखे हैं हमें। एंड ऐसे में जो डिमांड है फॉर टेक सर्विसेज वो थोड़ी सी कम होती है, एंड उसी वजह से ये उन पर एक ओवरहैंग नजर आ रहा है। अगर एट्रिशन रेट की बात करें तो वो 12.4% रहा है, जो काफी अच्छे से डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 19.5%। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमेशा हमें लास्ट 1.5 ईयर से यही दिख रहा है कि हायरिंग उस लेवल पर अब नहीं हो रही जितनी 3 या 4 साल पहले होती थी जस्ट आफ्टर कोविड। तो वो थोड़ा सा नैरो डाउन हुआ है इन दी आईटी सेक्टर ओवरऑल। अगर हम देखें एचसीएल टेक ने जो फुल ईयर का रेवेन्यू गाइडेंस है वो भी रिड्यूस कर दिया है इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स टू 3 to 5%। दिस इज फॉर FY25 जो गाइडेंस उन्होंने बताया। एंड उसका रीजन वही बताया उन्होंने कि मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज काफी है, जिस वजह से उन्होंने गाइडेंस म्यूटेड रखा है। 3 to 5% का गाइडेंस उन्होंने रखा है। मारुति सुजुकी ने भी अपने Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जहां पर उनका रेवेन्यू 19% ऑन ईयर बेसिस से बढ़ा है। ना ऑटो सेक्टर के लिए फिलहाल एक काफी अच्छा टाइम चल रहा है। पैसेंजर व्हीकल्स की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो FY24 हैज बीन वेरी गुड फॉर देम, एंड ये मारुति सुजुकी जैसी कंपनी के नंबर्स में भी हमें नजर आ रहा है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एनुअल सेल्स भी काफी अच्छे से बढ़ते हुए नजर आए हैं। 48% का इंक्रीज है इन नेट प्रॉफिट नंबर ऑन ईयर बेसिस।
नेट प्रॉफिट का नंबर फॉर द कंपनी हैज कम आउट टू 3,877 करोड़, सो काफी अच्छा इंक्रीज ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस दिखा है। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस भी कंपनी के 19.3% से बढ़ गए हैं, सो इवन देयर इज अ स्पेशल इंक्रीज। सो टॉप लाइन भी बढ़ी है, बॉटम लाइन भी बढ़ी है। कंपनी ने एनुअल सेल्स माइलस्टोन ऑफ 2 मिलियन यूनिट्स इसको भी पार कर लिया इन FY 24। सो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स, स्पेसिफिकली इवन स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स एसयूवीज जो है, उनमें भी काफी अच्छी इंक्रीज दिख रही है। इनफैक्ट 50% जो यूनिट्स बेचे जा रहे हैं इवन बाय कंपनी लाइक मारुति सुजुकी, वो एसयूवी व्हीकल्स के फॉर्म में ही है। ऑटो सेक्टर जो है वो काफी एक्सपोर्ट में इंपॉर्टेंट मार्केट है इंडिया के लिए, तो एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन ऑटो सेक्टर का दिखा है। उसमें मारुति सुजुकी हैज कंट्रीब्यूटेड 41.8% टू द टोटल एक्सपोर्ट्स, टोटल पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट्स जो इंडिया ने FY 24 में किए। सो ये कंपनी के लिए भी हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स रहे थे। इनफैक्ट ऐसे एक्सपोर्ट्स इन अ ईयर जब FY 24 बाकी कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं रहा है, इट्स क्वाइट अ कमेंडेबल नंबर फॉर द कंपनी। कंपनी का ये कहना है कि दे आर गियरिंग अप मेनली फॉर द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। उनका प्लान वही है कि एनुअल प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो डबल की जाए टू ऑलमोस्ट 4 मिलियन कार्स बाय 2031। यानी अगले 7 सालों में उनको कैपेसिटी डबल करनी है, जिसके लिए उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि दे विल बी इन्वेस्टिंग 35,000 करोड़ इन द सेकंड फैक्ट्री जो गुजरात में ही होगी। एंड दे विल आल्सो बी स्पेंडिंग 3,200 करोड़ ऑन अ न्यू प्रोडक्शन लाइन एट एन एग्जिस्टिंग प्लांट इन गुजरात एज वेल। सो अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यूज जो लास्ट वीक में आई थी। शायद आपने कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ा या फिर सुना होगा, एंड दैट इज अबाउट द जेन स्ट्रीट ग्रुप। तो ये जेन स्ट्रीट जो है, इट्स फंड एक फंड मैनेजमेंट की कंपनी है, यूएस बेस्ड फंड मैनेजमेंट की कंपनी है। तो उनका एक कोर्ट केस चल रहा है इन यूएस, वेयर दे हैव अलेज्ड कि उनके 2 एम्प्लॉयज जो है, उन्होंने टू ऑफ द फॉर्मर एम्प्लॉयज, उन्होंने जेन स्ट्रीट का एक क्लेम है, उनका ये एलिगेशन है कि उनके ये जो 2 एम्प्लॉयज है, उन्होंने कुछ कॉन्फिडेंशियल एंड इमेंसली वैल्यूएबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो चुराई है फ्रॉम द कंपनी। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू ऐसा माना जा रहा है कि जेन स्ट्रीट ने इंडियन मार्केट्स में डेरिवेटिव्स में यानी ऑप्शंस में $1 बिलियन पैसे कमाए हैं थ्रू दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इसके बाद बहुत सारा फोकस इंडिया में इसी पर शिफ्ट हो गया कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स जो बढ़ने लगे हैं इतने ज्यादा, कहीं ना कहीं पार्टीज लाइक जेन स्ट्रीट ग्रुप आर बेनिफिशियरीज ऑफ दिस। देयर आर इवन मोर जेन स्ट्रीट के कुछ कॉम्पिटिटर्स है लाइक ऑप्टिवर, सिटाडेल सिक्योरिटीज LLC, IMC ट्रेडिंग BV, ये सारे जो यूएस बेस्ड कंपनीज है, इन्होंने अपने ऑपरेशंस इंडिया में एक्सपांड कर दिए हैं। इवन दे आर सीइंग कि इंडिया में वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मे बी दे आर इवन थिंकिंग कि अगर रिटेल ट्रेडर से इतना ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, सो वी कैन बी एट अ बेटर डील वर्सेस दीज रिटेल ट्रेडर्स, बिकॉज बहुत सारे ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ गई है। लॉट ऑफ पीपल आर ट्रेडिंग डेली, विच इज क्वाइट क्लियर इन द वॉल्यूम्स। जो आप अगर आप BSE या फिर NSE के रिजल्ट्स देखोगे या फिर इवन ब्रोकरेज कंपनीज के रिजल्ट्स देखोगे, यू विल सी द काइंड ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम दैट इज हैपनिंग। हमेशा ये कहा जाता है कि ट्रेडिंग में आपको एक इट्स अ जीरो सम गेम। तो जो विनिंग साइड पर होते हैं, इट सीम्स टू बी पार्टीज लाइक जेन स्ट्रीट, जो दे हैव लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स, दे हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर टेस्टिंग ऑल दीज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक कि ऐसी न्यूज इज अ वेकअप कॉल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो ट्रेडिंग एक नॉन नॉन प्रोफेशनल वे में कर रहे हैं, जो जस्ट एक लीजर एक्टिविटी के तौर पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, नॉट एज अ फुल टाइम जॉब और टोटली इन्वेस्टेड इनटू द ट्रेडिंग मार्केट्स। तो ऐसे में यू आर एक्चुअली गेटिंग पिटेड अगेंस्ट अ कंपनी लाइक जेन स्ट्रीट, who has a lot of trading strategies, who has a lot of other information at their disposal, algorithms है उनके पास जिसके थ्रू वो ऐसे पैसे कमा रहे हैं। although जो डिटेल्स है स्ट्रेटेजी के वो अभी भी मर्की है, यानी अब तक उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स पता नहीं चली है। पर ये जो प्रॉफिट्स है, दे आर बीइंग मेड बाय अ सीक्रेटिव हाई स्पीडिंग ट्रेडिंग फर्म इन द मार्केट। एंड इसी वजह से इन द पास्ट डेकेड, अगर हम देखें इंडिया के मार्केट के जो ऑप्शंस है, नंबर ऑफ ऑप्शंस दैट आर बीइंग ट्रेडेड, वो काफी बड़ा नंबर हो चुका है। बहुत सारी जो थियरीज एक्सचेंज की जा रही है अबाउट जेन स्ट्रीट स्ट्रेटेजी, तो उसमें बहुत सारे कंसर्न्स बताए गए हैं कि फर्म के जो आउटसाइड प्रॉफिट्स है, इस वजह से दे आर कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ सम ऑफ द मॉम एंड पॉप ट्रेडर्स। यानी एक क्यूरियोसिटी के तौर पर ट्रेडिंग करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड मे बी इट्स कमिंग एट देयर एक्सपेंसेस, व्हाट अ थियरी इज बीइंग प्रोपोगेटेड रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ पीपल। आपने ऑलरेडी सुना होगा इन चीजों के बारे में कि सेबी ने भी बहुत बार कहा है कि 90% ऑफ द एक्टिव ट्रेडर्स दे आर एक्चुअली लूजिंग मनी, एंड मे बी उन ट्रेड्स पर जो पैसे कमा रहे हैं, दे आर पार्टीज लाइक
जेन स्ट्रीट। सो द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर मेकिंग, ये मुझे ऐसा नंबर लगा, $1 बिलियन उन्होंने एक स्ट्रेटेजी से कमा लिए हैं इन द लास्ट ईयर। एंड ऐसा माना जा रहा है कि द कंपनी हैज रील्ड इन मोर देन $10 बिलियन इन नेट ट्रेडिंग रेवेन्यू लास्ट ईयर। तो काफी बड़े नंबर्स उन्होंने चर्न कर लिए हैं फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स। एंड दिस कुड बी एक्चुअली काइंड ऑफ अ वेकअप कॉल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो ट्रेडिंग एक लाइक अ साइड हॉबी काइंड ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मे बी इट्स अ गुड वेकअप कॉल फॉर देम। सो ये था आज का बिलीव इट और नॉट। आज का जो वीडियो है वो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइए आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, एंड शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।